नमस्कार जोहार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। मनिया सम्मान के लाभुकों के लिए खुशखबरी, एक साथ 2 माह की मिलेगी किस्त। मनिया सम्मान योजना की लाभुक अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। जनवरी माह का डेडलाइन खत्म हो चुकी है, फिर भी खातों में 2,500 रुपए नहीं आए हैं। अब फरवरी माह का भी डेडलाइन क्रॉस हो रहा है। नियम के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देना है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। जल्द किस्त जारी नहीं होने पर भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दे दी है। जवाब में सत्ताधारी दलों ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए विश्वास दिलाया है कि हर लाभुक को पैसे जरूर मिलेंगे। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि शेरदिल सोरेन ने ठान लिया कि देना है तो देना है, हम जुमलेबाज नहीं हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के बेटे हैं। उनका दावा है कि सबको पैसे मिल रहे हैं। किसी महीने में थोड़ा विलंब होता है तो उसकी भरपाई की जाती है। किसी माह में एडवांस भी मिला है। सड़क पर आंदोलन के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए नहीं मिलने पर भाजपा के लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे, महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन किया, सिलेंडर का दाम 400 रु से 1,400 होने पर क्यों नहीं सड़क पर उतरे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर किस्त जारी करने में विलंब क्यों हो रहा है, जवाब में झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि कई वजहों से थोड़ा विलंब हो जाता है, लेकिन पैसा मिलेगा और अनवरत मिलेगा। झामुमो प्रवक्ता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ लेकर बैठी हुई है। वो पैसे मिले होते तो आज यह नौबत नहीं आती। प्रयागराज से कुंभ स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा, 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से कुंभ स्नान कर बिहार लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर देवरिया गांव के सामने खड़े ट्रक से सीएनजी ऑटो टकरा गया। इस भिड़ंत में 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और मामबेटी घायल हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा मंगलवार की सुबह लगभग 5 बजे हुआ। मृतकों में औरंगाबाद जिले के राजकुमार सिंह, अंजू सिंह और ऑटो चालक दीपक कुमार शामिल हैं। हादसे में घायल मां कंचन सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। घायल अंजलि और उसकी मां कंचन सिंह भी इस हादसे में शामिल हैं। अंजलि ने बताया कि वह लोग अपने गांव से सीएनजी ऑटो बुक कर महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे और अब लौट रहे थे। दुर्घटना के समय यह समझा जाता है कि ऑटो चालक को झपकी आई होगी, जिससे यह घटना घटी। सभी यात्री कुंभ स्नान के बाद अपने घर लौट रहे थे। 18 फरवरी को होगी कैबिनेट की बैठक, लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार 11 फरवरी 2025 को यह जानकारी दी है। विभाग ने कहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार 18 फरवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इससे पहले 29 जनवरी 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। इसमें कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। बैठक में सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में वृद्धि करने और झारखंड में शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। कैबिनेट की बैठक में कहा गया था कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के लिए झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
कैबिनेट सचिव ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया था कि नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कार्य संविदाओं में भुगतान अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन करने की तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक कर सकेंगे अप्लाई। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत चल रहे विद्यालयों में आवेदन की करने तारीख बढ़ा दी गई है। अगर आपने अभी तक इन स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन नहीं किया है तो 20 फरवरी तक अप्लाई कर लें, क्योंकि इसके बाद आवेदन की तारीख नहीं बढ़ेगी। 16,000 से अधिक रिक्त सीटों के लिए चल रहे नामांकन के लिए पहले आवेदन की तारीख 10 फरवरी तक निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि झारखंड में अभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ाकर 4,000 से अधिक करने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा चालू यह योजना पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जाते हैं। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। साथ ही साथ छात्रों के शारीरिक विकास के लिए हर विद्यालयों में खेलकूद की पूरी सुविधा की गई है। प्रयागराज स्टेशन बंद होने की अफवाह का खंडन, यात्रियों के लिए की गई विशेष व्यवस्थाएं। इंटरनेट मीडिया पर प्रयागराज स्टेशन बंद होने की अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन यात्रियों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रेलवे, राज्य प्रशासन और मेला प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हर 4 मिनट पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं और प्रयागराज समेत रामबाग, सुबेदारगंज, फाफामऊ, झूसी जैसे 8 स्टेशनों पर 45 कियोस्क गाइड बहाल किए गए हैं। यह जानकारी सोमवार को एडीआरएम ऑपरेशन विनीत कुमार और सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि कुंभ के दौरान बाहर से आने वाली ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण जिन यात्रियों को यात्रा में असुविधा हो रही है, उनके लिए 2 तात्कालिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यदि किसी यात्री को कंफर्म टिकट के बावजूद भीड़ के कारण यात्रा में समस्या हो रही है, तो वह संबंधित स्टेशन मास्टर से संपर्क कर वैकल्पिक ट्रेन से यात्रा की अनुमति ले सकते हैं। यदि दूसरी ट्रेन में भी यही समस्या आती है तो उन्हें फुल रिफंड भी मिलेगा। एडीआरएम ने यह भी कहा कि कुंभ के दौरान होने वाली भीड़ की निगरानी वार रूम से की जा रही है और सुबह से लेकर देर रात तक हर ट्रेन पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के अवसर पर यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए धनबाद से टुडला के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। यह ट्रेन धनबाद, गोमो, पारसनाथ, कोदरमा जैसे स्टेशनों पर ठहराव के साथ चलाई गई है। इससे पहले रविवार को भी धनबाद से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। यात्रियों से अपील की जाती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और यात्रा में किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से सहायता प्राप्त करें। पुल तोड़कर नदी में गिरा हाईवा, 2 घटनाओं में 4 लोग घायल। पाकुड़ जिले में मंगलवार को 2 सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल हो गए। पहली घटना लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के धर्मपुर एनएच की है, जहां एक हाईवा पुल का रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा, जिससे ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। दूसरी घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र के कोटल पोखर के वीरग्राम की है, जहां एक सेंट्रो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है और हाईवा की निगरानी के लिए एक चौकीदार को तैनात किया गया है। सरकार हमें नक्सली बनने पर कर देगी मजबूर, जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने पर छात्रों में आक्रोश। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। गुस्सा इतना है कि छात्र नक्सली बनने की बात कर रहे हैं। मंगलवार 11 फरवरी को सैकड़ों छात्र जेपीएससी कार्यालय पहुंचे, जहां पर काला बिल्ला लगाकर छात्रों ने सरकार से आयोग के अध्यक्ष को जल्द से जल्द मनोनीत करने की मांग की।
आयोग में अध्यक्ष नहीं होने से सिविल सेवा परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाओं के रिजल्ट लंबित होने से नाराज इन छात्रों ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में पहुंचे छात्रों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि यही हालात रही तो सरकार हमें नक्सली बनने के लिए मजबूर कर देगी। उन्होंने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा करते हुए कहा है कि 12 फरवरी को शव यात्रा, तत्पश्चात भिक्षाटन और इसके बावजूद भी सरकार यदि नहीं मानती है तो छात्र निर्णायक लड़ाई के लिए मजबूर हो जाएंगे। छात्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक और सरकार के आला पदाधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं। हर बार आश्वासन मिलता है और अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिस वजह से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम अभी तक लटका हुआ है। भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर वैकेंसी, 10वीं पास को मौका। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन GovIn पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास, मैथ्स और साइंस के साथ स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है। 18 से 40 साल, SC, ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, PWD को 10 साल की छूट मिलेगी। मंत्री इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ली वापस। जानिए क्या है मामला। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान उनके वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दरअसल इरफान अंसारी ने झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को दुमका सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ 4 जब फ्रेम किए जाने को सही ठहराया था। 2018 में दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर अस्पताल से वायरल होने का मामला सामने आया था। इस घटना में इरफान अंसारी के मोबाइल से तस्वीर वायरल होने का आरोप लगा था। जामताड़ा थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दुमका के MPMLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अब जब मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है, तो आगे इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में ही जारी रहेगी। राजकीय इटखोरी महोत्सव 2025, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। बॉलीवुड से लेकर स्थानीय कलाकारों का होगा जलवा। 19, 20 एवं 21 फरवरी 2025 को होने वाले राजकीय इटखोरी महोत्सव 2025 के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि राजकीय इटखोरी महोत्सव 2025 के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। स्थानीय कलाकारों, राज्य स्तर के कलाकार एवं बॉलीवुड कलाकारों का चयन प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें राजकीय इटखोरी महोत्सव के पहले दिन 19 फरवरी को सर्वप्रथम मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का आगमन, मंदिर दर्शन, पूजन एवं महोत्सव का उद्घाटन। वहीं 4:30 बजे से 5 बजे संध्या तक विपिन मिश्रा एवं ग्रुप द्वारा शंख वादन एवं डमरू वादन। 5 बजे से 5:15 तक न्यू झारखंड कला संगीत सृजन केंद्र द्वारा नागपुरी नृत्य किया जाएगा। विधानसभा के बाद झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां, जाने किसकी क्या है रणनीति। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। राज्य सरकार ने OBC आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत कई जिलों में OBC सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर होगा या फिर गैर दलीय आधार पर।
लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। साथ ही नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बना रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रमुख नेता के साथ बैठक कर निकाय चुनाव को लेकर विचार किया था। इसके बाद नगर निकाय चुनाव के सफल संचालन के लिए 11 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति, नगर निगम के लिए 9 सदस्यीय समिति और नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 5-5 सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। रांची में बारात के दौरान फायरिंग, एक युवक को लगी गोली। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में एक शादी समारोह में हुई फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात सोमवार देर रात की है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में डांस करने के दौरान गुलशन पांडे उर्फ मेडी नामक युवक को गोली लग गई। सोमवार रात करीब 11 बजे हुई इस घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि कई लोग डांस कर रहे थे और इसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनाई दी और गुलशन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन गोली किसने चलाई यह कोई नहीं देख पाया। अफरा तफरी के बीच घायल गुलशन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक गोली गुलशन की पीठ में लगी है। धुरवा थाना प्रभारी विमल किंडो ने बताया कि शादी समारोह में फायरिंग की घटना हुई है। एक युवक को गोली लगी है। हालांकि घायल युवक का बयान अभी नहीं लिया जा सका है। तलाशी के दौरान हथियार भी बरामद नहीं हुआ है। पूछताछ में यह जरूर पता चला कि गुलशन का डैम किनारे रहने वाले कुछ युवकों से विवाद था। उस एंगल पर भी जांच की जा रही है। सांसद मनीष जायसवाल ने संसद में उठाया रामगढ़ में विसर्जन जुलूस पर पथराव का मामला। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने मंगलवार को लोकसभा सत्र के दौरान झारखंड में हो रहे विशेष समुदाय पर अत्याचार का मामला लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन रामगढ़ के सोसोकला गांव में एक समुदाय के द्वारा जुलूस पर पथराव किया गया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं प्रशासन के द्वारा उल्टा हिंदुओं पर दंगा भड़काने को लेकर काउंटर केस कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह की एक घटना वर्ष 2022 में रूपेश पांडे के साथ भी हुई। आरोप लगाया कि रूपेश की एक समुदाय के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं बड़कागांव विधानसभा के महूदी गांव में वर्षों से एक सड़क पर एक समुदाय के द्वारा किसी भी प्रकार का हिंदू जुलूस जाने नहीं दिया जाता है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान ले। देवघर में शिव बारात को लेकर राजनीति तेज। सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट से चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। बाबाधाम में शिवरात्रि कार्यक्रम बेहद खास होता है क्योंकि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। लेकिन देवघर में शिव बारात को लेकर राजनीति हो रही है। वर्ष 1994 से ही देवघर के बैद्यनाथ धाम में भव्य तरीके से शिव बारात का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हर साल शिव बारात कमेटी इसके आयोजन की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन इस वर्ष यह जिम्मेदारी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने ले ली है। पिछले कुछ दिनों से देवघर जिले में शिव बारात को लेकर अंदर खाने राजनीति भी देखने को मिल रही थी। पंडा धर्म रक्षिणी सभा के वरिष्ठ सदस्य विनोद दत्त तिवारी बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से शिव बारात का आयोजन पूर्व मेयर बबलू खवाड़े की अध्यक्षता में होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनके द्वारा यह जिम्मेदारी अभिषेक झा को दे दी गई। विनोद दत्त तिवारी ने बताया कि अभिषेक झा को जिम्मेदारी देने के बाद यहां के स्थानीय सांसद कमेटी में दखल अंदाजी करने लगे, जिसकी वजह से इस वर्ष शिव बारात कमेटी द्वारा बारात निकालने की जिम्मेदारी छीन ली गई है। पंडा धर्म रक्षिणी के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े ने बताया कि सरकार द्वारा जिम्मेदारी ली गई है तो वह उम्मीद करते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सफलतापूर्वक शिव बारात का आयोजन हो सके। हाई कोर्ट ने साहेबगंज के तत्कालीन उपायुक्त रामनिवास यादव पर लगाया जुर्माना।
झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज के तत्कालीन जिला उपायुक्त रामनिवास यादव पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने खनन संचालक के खनन पट्टे को अवैध करार देते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया। मंगलवार को चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि उपायुक्त के पास खनन पट्टा रद्द करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने बिना अनुमति के पट्टा रद्द कर दिया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिले झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल। पेसा कानून को लेकर सरकार से की मांग। झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। संगठन के सदस्यों ने पेसा के सभी जरूरी नियमों के अनुरूप झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को संशोधित करने की मांग की और इससे संबंधित संलग्न पत्र सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी शामिल थी। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी के सुझावों को लेते हुए इस प्रक्रिया को मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री के समक्ष अपनी बात रखते हुए झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पेसा के मूल कानून के मुताबिक अनुसूचित क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के प्रावधानों की बात कही गई है। आदिवासी सामुदायिकता, स्वायत्तता और पारंपरिक स्वशासन इस पंचायत व्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु होगा। लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत इसमें पेसा के अनुरूप ग्राम सभा और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था संबंधित अनेक प्रावधान नहीं है। जेपीआरए मुख्यतः पंचायत केंद्रित है, जबकि पेसा के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में इसे ग्राम सभा केंद्रित होना होता है। झारखंड जनाधिकार महासभा प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह को विभाग द्वारा बनाए गए पेसा नियमावली के ड्राफ्ट में भी कई गंभीर त्रुटियों के विषय के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि नियमावली आदिवासी स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार को सुनिश्चित और सुरक्षित नहीं करती है। उन्होंने यह भी कहा कि सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा का मालिकाना अधिकार का स्पष्ट व्याख्या नहीं है। साथ ही पेसा नियमावली ड्राफ्ट में कई प्रावधानों का वर्तमान कानूनों के रेफरेंस में व्याख्या किया गया है, जिसके कारण वे पेसा के मूल भावना के विपरीत सामूहिक अधिकारों को सीमित करते हैं। एक्शन में झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा, अंचल अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। झारखंड के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने अंचल अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर बेवजह रियतों के आवेदन को रिजेक्ट किया तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अंचल अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। झारभूमि साइट का बहाना बनाकर जिस तरह वे अभी आवेदनों को रिजेक्ट कर रहे हैं, यह सही नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा। भूराजस्व मंत्री ने कहा है कि अंचलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर रियतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर चयनित अंचल अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज संबंधित मामलों पर आवेदनों की अस्वीकृति या आपत्ति के कारणों के बारे में भी सीओ को 50 शब्दों में स्पष्ट करना होगा। मंत्री दीपक बिरुवा ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में भूराजस्व भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक में ये बातें कहीं। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झारभूमि साइट नहीं खुलने की बातें लिखकर अंचल अधिकारी आवेदनों को जिस तरह रिजेक्ट करते हैं, अब नहीं चलेगा। जमीन मामले में अंचलों में कई गड़बड़ियां हैं, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ता है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी और पदाधिकारी सचेत होकर ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अमन साहू गिरोह का आशीष साहू विदेश फरार, फर्जी पासपोर्ट का चला पता। बीजीआर कंपनी के मैनेजर और झामुमो नेता की हत्या समेत कई संगीन मामलों में शामिल अपराधी आशीष साहू के विदेश भागने की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश छोड़ दिया। इस बात का पता तब चला जब गढ़वा और रामगढ़ पुलिस उसका प्रोडक्शन वारंट लेकर सिमडेगा जेल पहुंची।
लेकिन वहां पुलिस को बताया गया कि आशीष 23 जनवरी 2025 को ही जेल से रिहा हो चुका है। इधर सोशल मीडिया पर रुद्रा साहू के नाम से एक पासपोर्ट वायरल हो रहा है, जिसे आशीष साहू का बताया जा रहा है। इस वजह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उसने इसी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने की साजिश रची। बता दें कि आशीष साहू अमन साहू गिरोह का खास गुर्गा है, जिसे फरवरी 2020 में लातेहार से गिरफ्तार किया गया था। बीजीआर कंपनी के बड़ा सयाल क्षेत्र के मैनेजर मल्लिकार्जुन रेड्डी और झामुमो नेता गहन टुडू की हत्या में शामिल था। उसके खिलाफ चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और लातेहार में 1.5 दर्जन केस दर्ज हैं। वह पहले उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के लिए भी काम कर चुका है और कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। आशीष साहू मूल रूप से चतरा के सिमरिया का रहने वाला है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आशीष कहां गया और उसने फर्जी पासपोर्ट कैसे बनवाया। मामले की जांच जारी है। लाखों के ऑफर का लालच देकर छात्रा से 22,000 की ठगी, पैसों की वापसी के लिए छात्रा ने पुलिस से लगाई गुहार। झारखंड के गोड्डा जिला स्थित हटिया मोड़ की रहने वाली सुनीता हांसदा बीए की पढ़ाई दुमका में कर रही है। छात्रा ने थाना प्रभारी नंद किशोर प्रसाद को आवेदन देकर बताया कि इस माह के 7 फरवरी को उसके मोबाइल पर फोन आया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसकी मां के नाम पर जियो कंपनी से एक ऑफर आया है, जिसमें एक कार, 1,85,000 रुपए और एक एलसीडी दिया जाना है। छात्रा से साइबर ठगी ने कहा कि सारा सामान आ गया है, आपको लेना होगा। इससे पहले आपको मेरा मोबाइल में रिचार्ज करना होगा। छात्रा ने कहा कि रिचार्ज के बाद उसने फिर 8,600 की मांग की और कहा इसके बाद ही सामान मिलेगा, जिसके बाद लड़की ने वो पैसा भी भेज दिया है। इसके बाद फिर ठगी ने फोन कर और 17,000 रुपए की मांग की। जब छात्रा को शक हुआ तो उसने परिचय मांगा, जिसके बाद ठगी ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भेजा। छात्रा ने उसकी बातों में आकर धीरे धीरे कुल 22,000 रुपए भेज दिए। इसके बाद भी सामान नहीं भेजा तो छात्रा अपने पैसों की मांग करने लगी। पैसा वापस करने के नाम पर ठगी ने और 2,000 की मांग की। छात्रा ने बताया कि सारा पैसा भेजने के बाद महसूस हुआ कि वह ठगी का शिकार हुई है। सरकार हमें नक्सली बनने पर कर देगी मजबूर। जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने पर छात्रों में आक्रोश है। आईपीएस संजय आनंद लाटकर को परमाणु ऊर्जा विभाग में सुरक्षा की मिली जिम्मेदारी, जाएंगे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। झारखंड कैडर के सीनियर आईपीएस संजय आनंद लाटकर को भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का आईजी सिक्योरिटी नियुक्त किया गया है। आईपीएस संजय आनंद लाटकर मुंबई स्थित परमाणु मुख्यालय में योगदान देंगे। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई है। झारखंड पुलिस के एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का इंस्पेक्टर जनरल सिक्योरिटी नियुक्त किया गया है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय आनंद एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। इससे पहले लाटकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए आईपीएस लाटकर झारखंड चैप्टर के आईजी भी रह चुके हैं। अब संजय आनंद लाटकर एक बार फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने संजय लाटकर को एडीजी स्तर और वेतन पर परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आईजी सुरक्षा के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि संजय आनंद महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें एक बार फिर अपने ही राज्य में रहने या यूं कहें कि रिटायरमेंट तक का मौका मिला है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।